जय श्री कृष्णा। वंदे मातरम। जीके मास्टर क्लास में सभी का स्वागत है, वेलकम। आपकी जो राजस्थान जीके की मैराथन तैयारी चल रही है, जो राजस्थान जीके के टॉपिक वाइज जो हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, उस टेस्ट सीरीज में आज का जो अपना टॉपिक है वो राजस्थान का भाषा साहित्य से रिलेटेड है। राजस्थान का भाषा साहित्य से एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यदि आपके सिलेबस में भाषा साहित्य टॉपिक नहीं लिखा होगा तो आपके सिलेबस में लिखा होगा राजस्थान की बोलियां। राजस्थान की बोलियां टॉपिक अगर आ जावे या बोली टॉपिक आ जावे तो भी हमें यही करना है। पहली कंडीशन तो आप थोड़ा सा ध्यान देवे। दूसरी मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं, बोली के साथ में साहित्य शब्द जुड़ा हुआ है तो साहित्य की जगह राजस्थान की प्रमुख पुस्तकें और ग्रंथ अगर आपके लिखा हुआ हो तो भी हमें टेंशन नहीं लेनी है, वही चीज हमें क्लियर करनी है। सभी चीज एक ही है, आपको अलग नहीं समझना है। डन। अब हम आगे चर्चा करते हैं। आप राजस्थान गवर्नमेंट की कोई भी जॉब की कोई भी वैकेंसी हो, अगर उसकी आप तैयारी कर रहे हो तो आप एक गांठ बांध लेना, अगर आपके सिलेबस में भाषा साहित्य टॉपिक है और आप ये इनमें से कोई भी पेपर दे रहे हो तो आपको ये पढ़ के जाने। बहुत अच्छे शानदार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे लेवल के प्रश्न बनाए हैं और आपको इसको अच्छे से पूरे से पढ़ने। ओके, ठीक है। और आपको एग्जाम में मैं यहीं से प्रश्न बताऊंगा। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहां दृष्टिगोचर होता है? शानदार क्वेश्चन है। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहां दृष्टिगोचर होता है? आपके सामने चार ऑप्शन हैं, आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप, विशुद्ध का मतलब होता है कि प्योर, प्योर का भी प्योर, ओके, ठीक है। वो कहां पर है? बीकानेर, जोधपुर, मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र में। तो राइट आंसर है आपका इसका जोधपुर में विशुद्ध यानी प्योर मारवाड़ी बोली बोली जाती है। क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब मारवाड़ी बोली और कहां कहां बोली जाती है, आगे मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है, उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। डन। तो पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अहिरवाटी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अहिरवाटी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है? ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम वालों ने गोद ले रखा है इसको। अहिरवाटी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में? पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, मध्य पूर्वी राजस्थान में या उत्तर पूर्वी राजस्थान में? आपके सामने चार ऑप्शन है। इसका राइट आंसर मैं आपको दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में डालते रहें, ठीक है। जिसको भी कोई डाउट हो तो पूछे और मैं इसको आप थोड़ा सा मैप में 2 सेकंड में क्लियर करूंगा। देखो, अहिरवाटी राजस्थान के बोली जाती है उत्तर पूर्वी राजस्थान में। आपका उत्तर ये चला जाएगा। थोड़ा सा आप इधर ध्यान देना, ये आपके सामने राजस्थान का मैप है, ये राजस्थान का मैप है। यहां पर आपके अलवर वाला क्षेत्र है। कौन सा है? अलवर वाला क्षेत्र। और राजस्थान में अलवर जो क्षेत्र है, यहां पर दो बोलियां बोली जाती है। एक बोली जाती है मेवाती बोली। कौन सी बोली दोस्तों? मेवाती बोली। और दूसरी बोली जाती है अहिरवाटी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली? अहिरवाटी। तो दोनों का ये एरिया कौन सा हो गया राजस्थान का? ये है उत्तर पूर्वी राजस्थान। तो हम इस प्रश्न के आधार पर इंपॉर्टेंट करेंगे। अब आपसे प्रश्न पूछेगा पूर्वोत्तरी राजस्थान की महत्वपूर्ण बोली कौन सी है? उत्तर पूर्व को आप पूर्वोत्तरी भी कह सकते हैं, पूर्वोत्तरी। डन है। तो आपसे पूछे अगर, तो हमारा आंसर जाएगा दोनों में से पहली प्राथमिकता पूर्वोत्तरी राजस्थान में मेवाती पहली इंपॉर्टेंट है और सेकंड नंबर पर अहिरवाटी है। इनके भी अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको बना रखे हैं, एग्जाम में गलत नहीं होने दूंगा। ये आपके क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेते हैं। किस बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? किस बोली पर, ठीक है, किस बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है, देखने को मिलता है? मालवी, मेवाती, शेखावाटी या हाड़ौती? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है। मालवी, मेवाती, शेखावाटी, हाड़ौती। तो राइट आंसर जो है इसका उत्तर जाएगा मेवाती बोली। कौन सी बोली? मेवाती बोली। अब मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले राजस्थान का नक्शा बना करके मैंने आपसे चर्चा की थी, थोड़ा सा इधर देखना। यहां पर जो अलवर वाला बेल्ट है और इधर यूपी वाला बेल्ट है राजस्थान के इस साइड में, तो यहां पर ब्रज भाषा बोली जाती है, यानी ब्रज बोली का प्रभाव है। और उत्तर प्रदेश के ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला बेल्ट है, ये यूपी के पास में पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश में जो बॉर्डर वाला एरिया है, यहां पर जो ब्रज भाषा बोली जाती है उसका प्रभाव देखने को पड़ता है, ठीक है, दिखाई देता है। तो ये हमें थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके, किस बोली को जॉर्ज ग्रियर्सन ने भीली बोली कहा था?
ठीक है, एग्जाम में बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। कौन सी बोली है जिसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने, मैंने आपको जॉर्ज ग्रियर्सन से अच्छे क्वेश्चन बना रखे। जॉर्ज ग्रियर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की भाषा साहित्य और बोलियों से रिलेटेड बहुत अच्छा प्रश्न बनता है इसका। और मैं इसको आगे इसके 2-3 प्रश्न बना रखे जो मैं आपको चर्चा भी करूंगा। अभी फिलहाल यहां तक इसने जो कहा है राजस्थान की कौन सी बोली को इसने भीली बोली का, ये 2022 के पेपर का भी वाला लेटेस्ट क्वेश्चन है। ओके, ठीक है। तो वांगड़ी बोली, अहिरवाटी, घोड़वाड़ी और ढूंढाड़ी, इसका जो राइट आंसर है वांगड़ी बोली। कौन सी बोली? वांगड़ी बोली। आपको गलत नहीं करना चाहिए। देखो मैं आपको थोड़ा सा जॉर्ज ग्रियर्सन की 2 लाइनें बता रहा हूं। ये पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने राजस्थानी बोली का, किसका? राजस्थानी भाषा बोली का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया था। क्या किया था? वैज्ञानिक विभाजन करने वाला बंदा, वैज्ञानिक विभाजन करने वाला बंदा कौन है? वो जॉर्ज ग्रियर्सन है। ठीक है, और इसने वांगड़ी बोली, और वांगड़ी बोली आपको नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं, वांगड़ी बोली राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान में जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक का नाम है डूंगरपुर और एक का नाम है बांसवाड़ा। कहां पर है? डूंगरपुर, दूसरे का नाम है बांसवाड़ा, जहां पर वांगड़ी बोली बोली जाती है। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की हम चर्चा करें। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी का मुख्यालय कहां पर है? ये जब पेपर आता है तो इसमें बहुत सारे लोग हैं करके आते हैं, मचक मचक करके आते हैं, और बड़े एग्जाम पेपर में जोश से निकलते हैं, ओ मेरा ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। फिर आंसर किया आती है मम्मी ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। फिर मम्मी रसोई से बोलती चेता कहां पे था। ओके, तो ये अपने को थोड़ा सा चेता ठिकाने रखना है। क्वेश्चन अच्छा पूछेगा आपसे कि राजस्थान में ब्रज भाषा अकादमी राजस्थान में कहां पर है? 4 ऑप्शन है, भरतपुर, अलवर, जयपुर और करौली। ठीक है, इसका राइट आंसर जाएगा जयपुर। आज की तारीख में राजस्थान में ब्रज भाषा अकादमी का मुख्यालय जयपुर में, पहले भरतपुर में था, लेकिन हम वर्तमान की अगर बात करें, किसकी बात करें? वर्तमान की बात करें तो इसका मुख्यालय आंसर चला जाएगा, ठीक है, जयपुर चला जाएगा। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की हम चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान की मानक बोली मानी जाती है, राजस्थान की मानक बोली बोली जाती है। मानक का मतलब हम कह सकते हैं कि राजस्थान की मुख्य बोली, राजस्थान की मुख्य बोली, या मुख्य बोली की जगह आपके आ जाएगा मूल बोली। तो आपका उत्तर क्या जाएगा वो हमें थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती, 4 ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। तो राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा मारवाड़ी बोली। उत्तर जाएगा राजस्थान की मानक बोली है। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मारवाड़ी बोली के लिए मैंने आगे अच्छे से क्वेश्चन बना रखे हैं। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? पहली बात तो 2 प्रश्न बनेंगे, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, तो मुझे उसका उत्तर चाहिए मधुमती पुरस्कार, मीरा पुरस्कार, माघ पुरस्कार और स्वर मंगला पुरस्कार। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है वो है, उत्तर जाएगा मीरा पुरस्कार। अब आप अच्छे से ध्यान से सुने, मैं राजस्थान साहित्य अकादमी के लिए 3-4 प्रश्न बता रहा हूं। राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय अगर आपसे पूछ लेवे, मुख्यालय, तो आपका उत्तर चला जाएगा, ठीक है, उदयपुर। क्या जाएगा? उदयपुर, पहली कंडीशन। दूसरा कि ये जो पुरस्कार देती है राजस्थान साहित्य अकादमी, ये साहित्य के क्षेत्र में देती है। किसके क्षेत्र में देती है? साहित्य के क्षेत्र में देती है। और साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहला ये एक तो मीरा पुरस्कार देती है। कौन सा पुरस्कार? मीरा पुरस्कार। दूसरा इसके द्वारा जो दिया जाता है वो साहित्य के क्षेत्र में हम बात करते हैं, एक पत्रिका निकाली जाती है जिसका नाम है मीरा पत्रिका। मीरा पत्रिका। तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो राजस्थान साहित्य अकादमी के मैंने आपको 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिए। आपसे पूछे मुख्यालय कहां पर है? उदयपुर। आपसे पूछे कि साहित्य के क्षेत्र में मीरा पुरस्कार कौन देता है? तो राजस्थान साहित्य अकादमी देती है और मीरा पत्रिका भी निकालती है। क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। मीरा पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? अभी हमने जस्ट चर्चा कर ही ली है। मीरा पुरस्कार अगर आपसे आवे
तो हमारा उत्तर जाएगा राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा। अभी हमने जस्ट चर्चा की इस प्रश्न पर। अब मैं आपसे दो चीजें और बता देता हूं मीराबाई से रिलेटेड। मीराबाई का बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आपको मीराबाई एक टॉपिक पढ़ाऊंगा पूरा राजस्थान के संत संप्रदाय, तब मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है, फिलहाल हमें दो चीजें एक्स्ट्रा याद रखनी है। तो पहली बात, अगर आपसे पूछे मीरा संग्रहालय राजस्थान में कहां पर है, मीरा संग्रहालय राजस्थान में कहां पर है, और दूसरा प्रश्न यदि आपसे पूछे कि राजस्थान में मीरा महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, मीरा महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो ये दो प्रश्न आपके सामने आ गए हैं। तो दोनों प्रश्नों को थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे मीरा संग्रहालय तो उत्तर चला जाएगा उदयपुर चला जाएगा, गलत नहीं होना चाहिए। और अगर आपसे पूछे कि मीरा महोत्सव राजस्थान में कहां पर है तो मनाया जाता है, तो उत्तर चला जाएगा चित्तौड़, उत्तर चला जाएगा। क्वेश्चन कभी भी गलत मत कर देना। ओके, ठीक है। अगले प्रश्न की हम चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको दो प्रश्न और चीज क्लियर कर देता हूं। देखो, अभी हमने बात की थी मीरा पुरस्कार की, बात की अपन ने। देखो, अभी हमने मीरा पुरस्कार की चर्चा की थी। मीरा पुरस्कार की, ठीक है ना। तो हमने कहा था कि ये उदयपुर, लेकिन राजस्थान में ब्रजभाषा अकादमी पूछ ले आपसे तो जयपुर, इनको थोड़ा ढंग से पढ़ के जाना। राजस्थान संस्कृत अकादमी पूछ ले तो जयपुर उत्तर करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, इसका मुख्यालय बीकानेर है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। इसके भी मैंने आगे दो प्रश्न बना रखे हैं। डन, ठीक है। अगला प्रश्न आपके, राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला, ठीक है ना, या वैज्ञानिक विभाजन करने वाला पहला विद्वान कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है, गोद लिया हुआ प्रश्न है। फिर एग्जाम में आप मचक मचक करोगे तो ना तो आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा, ना हमारे पास कोई सॉल्यूशन रहेगा, क्योंकि हम लोग प्रयास करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर करवाने की, और जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान था गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जॉर्ज ग्रियर्सन, जेम्स टोड, कवि राजा श्यामलदास। तो राइट आंसर जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थान का सबसे पहले राजस्थानी बोलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया था। और इसकी जो एक पुस्तक आई थी वो आई थी 1912 में, ठीक है, प्रकाशित हुई, और उसका नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये बुक जॉर्ज ग्रियर्सन की प्रकाशित हुई थी 1912 में। इसी बुक में इस ग्रियर्सन ने राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया था, इसी बुक में। और सबसे बड़ी बात है, राजस्थान की बोलियों को उसने 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में बांटा, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न आवे तो आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द, राजस्थान की भाषा, देखो यहां भाषा के लिए बोली लिखा हुआ आएगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। बोली के लिए राजस्थानी शब्द कहने वाला या सर्वप्रथम उपयोग लेने वाला बंदा कौन था? उद्योतन सूरी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जेम्स टोड, या सूर्यमल मिश्रण। आधे लोगों के दिमाग में जब ऐसा प्रश्न आता है तो सबको एक ही बंदा दिखता है, जेम्स टोड दिखता है, जबकि ये गलती नहीं होनी चाहिए। हमारा उत्तर जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, यानी कि ग्रियर्सन महोदय जाएंगे, ठीक है ना। और राजस्थान को सबसे पहले 5 भागों में बांटने वाला, राजस्थानी बोली का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन करने वाला बंदा कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। लेकिन हमारे कुछ लोगों के दिमाग में कर्नल जेम्स टोड जाता है। तो भैया कर्नल जेम्स टोड ने तो, जो आप आज की तारीख में नक्शा देखते ही बोल देते हो साहब ये राजस्थान का नक्शा है, इस नक्शे को आप देख करके क्या बोलते हो कि ये राजस्थान का नक्शा है। मेरी बात समझ गई? तो इसको सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान नाम दिया था। तो राजस्थान नाम देने वाला व्यक्ति कर्नल जेम्स टोड है। ध्यान रखना, हम बोलियों की बात कर रहे हैं तो आपको दिमाग लगा करके उत्तर करना है, गलत नहीं करना है, ठीक है ना। और राजस्थान को नाम दिया, उससे पहले राजस्थान का नाम मरुकांतार था। राजस्थान या द्वितीय नाम सुना होगा, राजपुताना नाम सुना होगा, रायथान नाम दिया था कर्नल जेम्स टोड ने। ये मैटर अलग है, हम सिर्फ बोलियों की बात कर रहे हैं।
तो बोलियों के हिसाब से हमारा उत्तर जॉर्ज ग्रियर्सन जाएगा, गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का काम करने वाली कौन सी बोली है? पश्चिमी हिंदी, बहुत गजब क्वेश्चन, कंपटीशन के पेपर में 3-4 बार पूछ लिया। पश्चिमी हिंदी प्लस राजस्थानी बोली के मध्य दोनों को जोड़ने का काम कौन सी बोली कर रही है? हाड़ौती, मेवाती। मैं आपको नक्शा बना के समझाने वाला हूं, पहले आप इसको समझे। हाड़ौती, मेवाती, वांगड़ी, मेवाड़ी, 4 ऑप्शन है आपके सामने। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य यानी दोनों बोलियों को जोड़ने का काम कौन कर रही है? तो उत्तर चला जाएगा मेवाती बोली। और मेवाती बोली कौन सी बोली में आती है? पूर्वोत्तरी राजस्थानी में आती है, पूर्वोत्तरी राजस्थानी में शामिल है। और पूर्वोत्तरी राजस्थानी में 2 ही बोलियां अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। एक चर्चा की थी मेवाती और दूसरी चर्चा की थी हमने अहिरवाटी। कौन सी दोस्तों? अहिरवाटी चर्चा की, इसलिए गलत नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको समझा रहा हूं ये जोड़ने का काम का क्या गणित है। ये आपके सामने राजस्थान का नक्शा है, ये राजस्थान का नक्शा है। अब सुनना, यहां पर आपके ब्रज बोली बोली जाती है। कौन सी बोली? उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली बोली जा रही है? ब्रज बोली। अब ब्रज बोली कौन सी हिंदी में आती है? ब्रज बोली पश्चिमी हिंदी का भाग है, यानी कि भारत में जो हिंदी बोली बोली जाती है उसका हम डिवाइडेशन करते हैं तो उत्तरी हिंदी, पश्चिम हिंदी, दक्षिण हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली बोली जा रही है? ब्रज बोली। और ब्रज बोली का एरिया राजस्थान के बॉर्डर पे, तो ब्रज बोली का प्रभाव राजस्थान में पड़ रहा है। तो इधर तो हमारे यहां पर राजस्थानी बोली बोली जा रही है पूरे राजस्थान में, ठीक है ना। अब ये अलवर वाला बेल्ट है, ये अलवर वाला बेल्ट है, ओके। अलवर में कौन सी बोलियां बोली जा रही है? मेवाती और अहिरवाटी। तो बीच में मेवाती बोली आ रही देखो यहां पर, और इधर ब्रज बोली है और इधर राजस्थानी बोली है। तो दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रही है? मेवाती बोली। तो हिंदी, पश्चिमी हिंदी, तो ब्रज बोली किसका हिस्सा हो गया? पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी को जोड़ने का काम कौन सी कर रही है? जो यहां पर आपके अहिरवाटी बोली बोली जाती, सॉरी मेवाती बोली बोली जाती है। आशा कर रहा हूं मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट हो, प्रश्न लाए। जब आप प्रश्न लाओगे तो मुझे आनंद आएगा। डन? तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। आगे चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है? चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है? चारण शैली, भाट शैली, भाट, पिंगल, निमाड़ी और डिंगल, 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर जो जाएगा वो है डिंगल शैली। क्या जाएगा? डिंगल शैली। आपको नॉलेज के लिए बता देते हैं कि जब आप राजस्थानी बोलियां पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो दोस्तों? राजस्थानी बोलियां पढ़ते हो तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थानी बोलियां पढ़ोगे तो इसकी 2 शैलियां हम पढ़ते हैं, 2 शैलियां पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं डिंगल शैली। कौन सी शैली? डिंगल। और एक कौन सी शैली पढ़ते हैं? पिंगल। तो डिंगल और पिंगल पढ़ते हैं। तो डिंगल शैली में जितने भी कवियों ने रचना की थी वो चारण कवि थे। कौन से कवि थे? चारण कवियों ने अपनी रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग किया है। और राव और भाट कवियों ने, किसने? भाट कवियों ने अपनी रचनाओं में पिंगल शैली का प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। तो यहां स्पष्ट दिख रहा है चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो चारण कवियों द्वारा जो रचनाएं लिखी गई वो डिंगल शैली में लिखी गई। तो हमारा उत्तर चला जाएगा डिंगल शैली, ओके। और पिंगल शैली में भाट कवियों द्वारा रचनाएं की गई थी। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण कौन सी बोली है? 3 बोलियां आपके सामने लिख रखी है, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। 3 बोलियों का मिश्रण कौन सी बोली है? खेराड़ी, रांगड़ी, गोडवाड़ी और मालवी, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा खेराड़ी बोली। कौन सी बोली? खेराड़ी बोली। डन? अब आप थोड़ा सा समझे। देखो, गोडवाड़ी बोली पाली और जालोर में बोली जाती है। कहां पर बोली जाती है? पाली और जालोर क्षेत्र में बोली जाती है। जो लूणी जवाई का बेसिन गोडवाड़ प्रदेश है, गोडवाड़ प्रदेश पाली क्षेत्र में आता है, ओके। मालवी क्षेत्र, मालवी बोली जो राजस्थान के वो क्षेत्र हैं जो मालवा से सटे हुए एरिया यानी टच है, मालवा के टच है। और मालवा में कौन से आते हैं? मालवा के जैसे कोटा है, झालावाड़ है, बारां है। ये कोटा झालावाड़ वाला जो बेल्ट है ना वो मालवा के टच वाला एरिया है। तो वहां पर बोली बोली जाएगी मालवी बोली। अब खेराड़ी बोली, राजस्थान में खेराड़ी बोली के लिए 2 ही जिले आते हैं। एक आता है भीलवाड़ा और दूसरा आता है बूंदी।
कौन सा? 2 जिलों में खेराड़ी बोली बोली जाती है। तो ये 2 जिलों में ध्यान रखना। और भीलवाड़ा में भी मैं आपको बता देता हूं, शाहपुरा जहाजपुर वाला जो क्षेत्र है, शाहपुरा जहाजपुर वाला जो क्षेत्र है, जहाजपुर, यहां से लेकर बूंदी तक का एरिया खेराड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी कि इनका एरिया, बूंदी तक का एरिया किस नाम से जाना जाता है? खेराड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और खेराड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाने के कारण यहां की बोली को हमने नाम दिया खेराड़ी बोली। और खेराड़ी बोली 3 बोलियों का मिश्रण है, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का, गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? यदि आपने बोलियां टॉपिक पढ़ रखा होगा तो आपको धड़ल्ले से समझ में आ रहे होंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इन टॉपिकों को एक बार थ्योरी पढ़ें, उसके बाद जो है, ठीक है ना, इनके ऑब्जेक्टिव सोल्व करें। कुछ टॉपिक मेरा यूट्यूब चैनल पर आपको दे रखे हैं, उनको आप पढ़ें और फिर उनसे रिलेटेड कोई टेस्ट चल रहा है तो वो दीजिए। किसी ने ऑफलाइन पढ़ रखा मेरे से तो वो तो आपको फटाफट धड़ल्ले क्वेश्चन पेपर देना है। जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर और राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर। राइट आंसर है राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ओके, अब आपको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पाव भाजी खिला देते हैं, ठीक है ना। पाव भाजी कहां की फेमस है आप जानते हो? पाव भाजी बहुत सारी जगह फेमस है, लेकिन गंगापुर में बहुत अच्छी पाव भाजी बनाते हैं। कभी गंगापुर आओ तो खरीद के लाना, मेरे को भीलवाड़ा में देते हुए जाना और खिला देना, तो मैं आपको टेस्ट बता दूंगा कि कैसी पाव भाजी बनती है। ओके, ठीक है, हाँ, खिलानी आपको पड़ेगी, ठीक है, तभी तो मैं आपको टेस्ट बताऊंगा कैसी बनेगी। आप तो खा के कह दोगे सब खराब बनी, कैसे पता चलेगा? इसलिए आप लेते हुए आए तो मैं आपको वहां पर चख के बता दूंगा। ओके, ठीक है, अलग से लाना, यूं नहीं आप खाए फिर बच गए उसी में से पैक करा दी, लो साहब ये सर को भी टेस्ट करा देंगे, ऐसे ध्यान रखना थोड़ा। हाँ, मैं भी सर हूं। अब सुनो, राजस्थान ललित कला अकादमी, तो इसका राइट आंसर जाएगा। एक क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आ जावे कि राजस्थान, इस मैं जो बता रहा हूं इस लाइन से, टॉपिक से, इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। आपसे पूछे कि राजस्थान में जागती ज्योत किसे कहा जाता है? जागती ज्योत, तो ध्यान रखना, आपने नाम सुना होगा नाकोड़ा भैरव, नाकोड़ा भैरव, और नाकोड़ा भैरव का मंदिर है, नाकोड़ा पार्श्वनाथ का मंदिर नाम सुना होगा बाड़मेर में, ठीक है ना। तो नाकोड़ा भैरव का जो स्थान है, नाकोड़ा भैरव को लोग वहां पर जागती ज्योत, या इनको एक नाम से और पुकारते हैं हाथ का हुजूर। एग्जाम आवेगा, हाथ का हुजूर किन्हें कहा जाता है? तो उत्तर चला जाएगा नाकोड़ा भैरव को। नाकोड़ा भैरव बाड़मेर वाले नाकोड़ा पार्श्वनाथ मंदिर है, वहां पर इनका मंदिर है। इनको जागती ज्योत भी बोलते हैं, लेकिन जो जागती ज्योत पत्रिका है, उस पत्रिका का इस जागती ज्योत से या नाकोड़ा भैरव से कोई लेना देना नहीं। वो साहित्यिक क्षेत्र की पत्रिका है और एक देवता स्थान है, मंदिर है। ओके, ठीक है। अगले प्रश्न की हम चर्चा कर लेते हैं। राजस्थानी शोध संस्थान कहां पर स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। 4 ऑप्शन है, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। राजस्थानी शोध संस्थान, रट के चले जाना। आज तक इसका प्रश्न पूछा, बहुत लोग गलत करते हैं या बहुत लोगों को आता नहीं है। राजस्थानी शोध संस्थान आ जावे तो जोधपुर उत्तर चला जाएगा, गलत मत करना, बहुत सारे लोग जयपुर कर आते हैं, ठीक है। ये साहित्य, भाषा साहित्य से रिलेटेड है शोध संस्थान। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कवि राजा की उपाधि किसे दी गई थी? राजस्थान में कौन से ऐसे कवि है जिनको कवि राजा की उपाधि दी गई थी? मुंशी देवी प्रसाद, श्यामल दास, मुणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण। उत्तर चाहिए, तो ध्यान से समझा, वापस बोल रहा हूं, कवि राजा की उपाधि 4 ऑप्शन है, तो इस बार राइट आंसर जाएगा, वो जाएगा सूर्यमल। कवि राजा की जो उपाधि दी गई थी वो दी गई थी इसमें श्यामल दास को। किसको दी गई थी? श्यामल दास को। इन्हें कवि राजा श्यामल दास कहा जाता है। बहुत अच्छे 2-3 प्रश्न बता देता हूं श्यामल दास के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट, इनका एक ही ग्रंथ लिखा इन्होंने, वीर विनोद ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा? वीर विनोद ग्रंथ लिखा। और वीर विनोद ग्रंथ में हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो मेवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है। दूसरा क्वेश्चन, इसी वीर विनोद ग्रंथ के लिए इन्हें जो महामहोपाध्याय की उपाधि भी दी गई, महामहोपाध्याय की उपाधि भी दी गई थी। ओके, ठीक है। और इनको वीर विनोद ग्रंथ लिखने के लिए
श्यामल दास को मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह ने, किसने? शंभू सिंह जी ने मेवाड़ का इतिहास लिखने को कहा था। तो ये मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह जी के समकालीन थे, उनके राज कवि थे, दरबारी कवि थे। लेकिन जब शंभू सिंह जी की मृत्यु हो गई तो शंभू सिंह जी के बाद में मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह शासक हुए। कौन हुए? सज्जन सिंह शासक हुए। और इन्हीं सज्जन सिंह ने इनको जो है कौन सी उपाधि दे दी? कवि राजा की उपाधि दी थी। इन्हीं सज्जन सिंह ने इनको कवि राजा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन आवे तो गलत नहीं करना है। आगे चर्चा कर लेते हैं हम लोग। निम्न में से किस व्यक्ति ने कर्नल टोड की एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया था? तो मैंने यहां पर बिल्कुल शॉर्ट में लिखा कर्नल टोड की एनाल्स नाम लिख दिया, जबकि इसकी बुक का नाम क्या है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान बुक का सबसे पहले हिंदी में अनुवाद करने वाला बंदा कौन था? ठीक है, श्यामल दास, जीएच ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा और एलपी टेसीटोरी। तो इसका राइट आंसर जाएगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस एनाल्स यानी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान बुक का हिंदी में अनुवाद किया था। और ये एनाल्स पुस्तक कर्नल जेम्स टोड की 1829 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1829 में प्रकाशित हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। डन? ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। मैं आपको नॉलेज के लिए चर्चा करूंगा आगे एक्स्ट्रा, लेकिन फिलहाल हमें बताना है कि मारवाड़ी की उपबोली कौन सी बोली नहीं है। चार ऑप्शन है, बीकानेरी, नागरचोल, जोधपुरी और थली। तो राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपके नागरचोल बोली। कौन सी? नागरचोल। ये बीकानेरी, जोधपुरी, थली ये सब मारवाड़ी के अंडर में आती है। आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं कि मारवाड़ी बोली राजस्थान की मूल बोली मानी जाती है। कौन सी? मूल या मौलिक बोली मानी जाती है। क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। डन? दूसरा क्वेश्चन, मारवाड़ी बोली राजस्थान में सर्वाधिक लोगों द्वारा और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली बोली है। क्वेश्चन ये भी गलत नहीं होना चाहिए आपका। डन है? कौन सी बोली? नागरचोल बोली। डन यहां तक? ठीक है, सॉरी माफ करना, मारवाड़ी। अब आपके ये नागरचोल बोली है, ये ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है। ये किसकी बोली है? ढूंढाड़ी की उपबोली है। तो हमारा जो प्रश्न है उसके आधार पे उत्तर क्या चला जाएगा? ठीक है, मारवाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है? तो नागरचोल, क्योंकि ये ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। राजस्थानी की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए, ध्यान से समझना, राजस्थानी की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। क्या ढूंढाड़ी बोली टोंक क्षेत्र में बोली जाती है? आइडिया दीजिए। बिल्कुल बोली जाती है, क्योंकि ढूंढाड़ी एक तो जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है ज्यादातर, एक दौसा में बोली जाती है। ये दोनों तो पूरे जिले। उसके बाद एक तो अजमेर का कुछ क्षेत्र जो किशनगढ़ वाला बेल्ट है, और टोंक का कुछ क्षेत्र है, वहां पर ढूंढाड़ी बोली जाती है, बेकायदा टोंक में बोली जाती है। क्या पाली में बांगड़ी बोली जाती है? पाली के अंदर, ठीक है, बिल्कुल पाली के अंदर, पाली वाले क्षेत्र में बागड़ी बोली जाती है, क्योंकि पाली वाला क्षेत्र बागड़ क्षेत्र में भी आता है। उसके बाद बारां क्षेत्र में क्या हाड़ौती बोली जाती है? बिल्कुल बोली जाती है साहब। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में हाड़ौती वाला बेल्ट है। डन? ठीक है। अब बचा करौली। तो भैया करौली में मेवाती बोली नहीं बोली जाती है। मेवाती बोली जो बोली जाती है वो अलवर क्षेत्र में बोली जाती है। और अलवर के बाद अगर हम ज्यादा एक डिस्ट्रिक्ट और काउंट करें तो भरतपुर काउंट हो जाएगा, लेकिन करौली काउंट नहीं होता है। तो इस प्रश्न के आधार पे गलत युग्म को पहचानना था, तो गलत युग्म ये चला गया, करौली में मेवाती बोली नहीं बोली जाती है। ओके, ठीक है। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहां दृष्टिगत होता है? अभी हमने आगे पढ़ा था, चर्चा की थी। मारवाड़ी बोली प्योरली कहां पर बोली जाती है, थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है। तो राइट आंसर है मारवाड़ी बोली जोधपुर और उसके आसपास के एरियो में बोली जाती है। डन? उदयपुर में मेवाड़ी बोली हो गया। बीकानेर में मारवाड़ी बोली नहीं बोली जाती है, प्रभाव पड़ता है लेकिन प्योर मारवाड़ी नहीं बोली जाती है।
और सिरोही और उनके आसपास के क्षेत्र में, सिरोही में देवड़ावाटी बोली वाला क्षेत्र आता है, तो हमारा क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगली हम चर्चा करते हैं राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कंपटीशन के पेपर में पूछा जाता है। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल कौन सा माना जाता है? 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो जाएगा राजस्थानी का 11वीं शताब्दी मूल रूप से हम काल मानते हैं, उत्पत्ति काल। ओके, अब एक चीज समझना, लेकिन राजस्थानी भाषा के लिए कुछ लोग अलग अलग समय में अलग अलग चीजें बात करते हैं, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम एक चीज क्लियर कर देते हैं कि राजस्थानी भाषा का जो मूल जो समय माना जाता है वो 11वीं शताब्दी, और ये भी 11वीं शताब्दी कौन सा है? मौखिक माना जाएगा, मौखिक। ध्यान रखना, पहले कोई भी भाषा बोली आती है तो पहले मौखिक आती है, लिखित बाद में आती है। डन। तो राजस्थानी का प्रारंभ जो शताब्दी पूछे तो 11वीं। अगर अलग अलग समय में पूछे तो राजस्थान में एक सीताराम लालस हुए, सीताराम लालस हुए, और ये सीताराम लालस वही हैं जिन्होंने राजस्थानी भाषा शब्दकोश लिखा था। राजस्थानी भाषा शब्दकोश। ओके, तो राजस्थानी भाषा शब्दकोश लिखने वाला बंदा कौन है? सीताराम लालस। ओके, सीताराम लालस ने राजस्थानी का समय माना है 9वीं शताब्दी। क्या माना है? 9वीं शताब्दी। एक व्यक्ति हुए डॉक्टर एलपी टेसीटोरी, वो ये कहते हैं कि राजस्थानी का उद्भव 12वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा प्रमाणित जो है वो राजस्थानी कौन सी शताब्दी है? 11वीं शताब्दी। उत्तर चला जाएगा, गलत नहीं करना है। अगले प्रश्न है, चंदवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। चंदवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ पृथ्वीराज आसो, ठीक है, अलहखंड, कामायनी, ठीक है, और कोई नहीं। राइट आंसर है पृथ्वीराज आसो, सब लोग जानते हैं। मैं आपको चीज बता देता हूं, ये चंदवरदाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो मोहम्मद गोरी के साथ तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध लड़े थे। बस इतना सा ध्यान रखना है। एक बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछा था कि चंदवरदाई का अन्य नाम क्या है, तो आंख नीच के गोला करना, पृथ्वी भट्ट। चंदवरदाई का अन्य नाम पूछ ले वे, पृथ्वी भट्ट करना है, गोला गलत नहीं होना चाहिए। आज थोड़ा सा मैंने आपको मौका नहीं दे रहा हूं, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। जो चीज समझ में नहीं आ रही आप मेरे से पूछ लेना। डन। देखो अगला प्रश्न की बात करते हैं अपन। चेतावनीराज चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी से रिलेटेड है? चेतावनीराज चुंगटिया एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। केसरी सिंह बारट ने लिखा था, सूर्यमल मिश्र ने लिखा, प्रताप सिंह बारट ने, या जोरावर सिंह बारट ने? तो इसका राइट आंसर है वो केसरी सिंह बारट, चेतावनीराज चुंगटिया। अब चेतावनीराज चुंगटिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं 2 सेकंड में। ये चेतावनीराज चुंगटिया 13 सोरठे थे। क्या थे? आप जो हिंदी साहित्य वाले वो जानते होंगे अच्छे से कि सोरठे, रंग, रस, अलंकार, छंद ये हिंदी साहित्य में आते हैं, ठीक है ना। तो उसके आधार पे 13 सोरठे में लिखा था, इन्होंने डिंगल शैली में लिखा था। बहुत शानदार क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो गलत नहीं होना चाहिए, इन्होंने डिंगल शैली में लिखा था। डन, ठीक है। और इन्होंने 13 सोरठे चेतावनीराज चुंगटिया लिख करके किसको दिया था? ये महाराणा फतेह सिंह जी को दिया था, महाराणा फतेह सिंह। और ये महाराणा फतेह सिंह कहां के थे? मेवाड़ के शासक थे। कहां के शासक थे दोस्तों? मेवाड़ के शासक थे। इनको जब दिल्ली बुलाया गया था, ठीक है ना, 1903 में, ठीक है, राज्यारोहण के समय में, तब ये दिल्ली जा रहे थे, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने इनको आमंत्रित किया था। तब सरेरी रेलवे स्टेशन भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सरेरी रेलवे स्टेशन पर इन्होंने महाराणा फतेह सिंह को, ठीक है, मनोबल जगाने के लिए, उन्होंने इसमें यह था कि आप वहां पर क्या लेने जा रहे हो, आपके दादा परदादा तो इतने उन्होंने युद्ध किए, इतने इनका नाम सम्मान था, आप वहां अंग्रेजों के चमचे बने हुए हो। इस टाइप से उनको मनोबल जगाने के लिए लिखा था। तो चेतावनीराज चुंगटिया, केसरी सिंह बारट उत्तर जाएगा। वीर सतसई के लेखक कौन है? वीर सतसई, वीर सतसई बुक है, बहुत अच्छी है। लेखक कौन है? जिसमें 18 साल की क्रांति के जो वीर शहीदों का जिक्र भी मिलता है।
कन्हैयालाल सेठिया, सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास और सारंगधर। तो राइट आंसर जो है वीर सतसई के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। देखो सूर्यमल मिश्रण के लिए 3 लाइनें फटाफट बात कर लो। इनकी रचनाएं जो हैं, सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं अधिकतर डिंगल शैली में मिलती है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। कौन सी शैली में मिलती है? डिंगल शैली में। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में सती रासो भी फेमस है। एक किताब है सती रासो, ठीक है। और उसके बाद में आपने नाम सुना होगा, वीर सतसई तो ऑलरेडी आ गया, वंश भास्कर का नाम सुना होगा, वंश भास्कर, ठीक है, वंश भास्कर। उसके बाद छंदो मूल, राम रंजाट, ये किताबें भी किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की। और सूर्यमल मिश्रण का संबंध राजस्थान में किस रियासत से था? कंपटीशन में पूछा था तो उत्तर गया था बूंदी के दरबारी कवि थे, और बूंदी के शासक राम सिंह हाड़ा थे। ओके, अगले प्रश्न है, ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन है? ढोला मारू कविता किसने लिखी थी? मतलब जो ग्रंथ है वो किसने लिखा? ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन है? कवि कल्लोल, मुणौत नैणसी, बांकीदास और चंद्रवरदाई। बहुत शानदार क्वेश्चन जाता है, राइट आंसर है कवि कल्लोल। गलत मत करना। ढोला मारूरा दुहा, ढोला मारू की कहानियां भी बहुत फेमस है पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ में। बीकानेर के राठौड़वाड़ी ख्यात के लेखक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये एग्जाम में जब आया तो सब कंफ्यूज हो गए, साहब क्या करें। तो बीकानेर के राठौड़वाड़ी ख्यात के लेखक कौन है? दयाल दास, श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण और मुणौत नैणसी। तो राइट आंसर जाएगा दयाल दास ने बीकानेर के राठौड़वाड़ी ख्यात ग्रंथ लिखा था। तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं, पाथल और पीथल काव्य के रचनाकार कौन है? बहुत गजब प्रश्न बनता है। पाथल पीथल ये दोनों अलग अलग नहीं है, बीच में आपको और लगा दिया, वैसे ये नहीं होता। पाथल पीथल काव्य के रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन बनता है। सीताराम लालस, मणि मधुकर, दयालदास चारण, कन्हैयालाल सेठिया। सब लोग जानते हैं, इसका एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आया और सबका आंसर यही जाता है कि पाथल पीथल कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी थी। सीताराम लालस का तो आपको ध्यान होगा, राजस्थानी भाषा शब्दकोश, राजस्थानी भाषा शब्दकोश के लेखक कौन है? सीताराम जो है लालस है, और ये व्याकरण ग्रंथ है, राजस्थानी व्याकरण है, राजस्थानी भाषा का व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। डन है, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज और कर लेते हैं कि ये कन्हैयालाल सेठिया ने जो रचना लिखी ना, पाथल पीथल, नॉलेज के लिए बता देते हैं, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, हाईलाइट भी हुई। इसमें जो पाथल शब्द कन्हैयालाल सेठिया ने यूज लिया है, वो लिया था महाराणा प्रताप के लिए, जो मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे। ओके, और पीथल शब्द यूज लिया इन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ के लिए, पृथ्वीराज राठौड़ के लिए यूज लिया। और ये पृथ्वीराज राठौड़ कहां का था? बीकानेर। कहां का था? बीकानेर। क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। समझाने में मेरा पूरा प्रयास कर रहा हूं, आपको इसी बोर्ड पे, इसी लाइन पे एक एक लाइन क्लियर हो जाए, गलत नहीं होना चाहिए। और फिर भी आपको डाउट हो तो आप क्वेश्चन भेजें। बहुत अच्छा प्रश्न है अगला, राव जेतसिरो छंद ग्रंथ के रचयिता कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बीटू सुजा, राव जेतसी, शिवदास और बांकीदास। तो राइट आंसर है बीटू सूजा को राव जेतसिरो ग्रंथ के रचयिता कहा जाता है। मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, सिर्फ एक्स्ट्रा आपको ध्यान होगा। थोड़ी सी बीकानेर पर चलते हैं हम लोग। बीकानेर राज्य की स्थापना की थी राव बीका ने। किसने की थी? राव बीका। क्वेश्चन बिल्कुल साफ एंड स्पष्ट भाषा में समझ में आ रहा होगा। राव बीका के बाद में राजा बनता है राव लूणकरण। कौन बनता है? लूणकरण। बीकानेर के राजाओं का क्रम लिख रहा हूं। फिर उसके बाद बनता है राव जेतसी, राजा बनता है। उसके बाद बनता है कल्याणमल। इसके बाद बनता है राय सिंह, महाराजा राय सिंह, ठीक है, जो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माता था। तो देखो इसमें एक बीच में जो ये आ गया आपके, ये देखो बीच में कौन आया? राव जेतसी। तो राव जेतसी रो जो छंद जो लिखा, इस राव जेतसी के ऊपर लिखा, और वो लिखने वाला बंदा कौन है? बिट्ठू सुजा।
कौन है? बिट्ठू सूजा लिखने वाला बंदा है। ओके, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिट्ठू सूजा ने लिखा था। आगे चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनना। इस राव जेतसिरो छंद में ही आपको ध्यान होगा बीकानेर के शासक राय सिंह है। बीकानेर महाराजा कौन है? राय सिंह। और इसी राय सिंह के लिए एक शब्द यूज हुआ है, ठीक है, राजपुताने का कर्ण। राजपुताने का कर्ण बीकानेर राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, राजपुताने का कर्ण। राजपुताने का क्या है? कर्ण। राजपुताने का कर्ण बीकानेर महाराजा राय सिंह को कहा जाता है, जिसको हमने यहां पर लिखा है वो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। और बिट्ठू सूजा जो है, बिट्ठू सूजा, राव जयसिरो छंद लिखा, इसी ग्रंथ के अंदर, राव जयसिरो छंद के अंदर, ठीक है, कल्याण मुल्क, ठीक है, बीकानेर के शासक, ठीक है, एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था लूणकरण। दिख रहा आप लोगों को? ये लूणकरण, इसके लिए लिखा गया कलयुग का कर्ण। क्या कहा गया? कलयुग का कर्ण कहा गया। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मैं वापस बोल रहा हूं। कलयुग का कर्ण आपसे पूछे तो बीकानेर के शासक लूणकरण को। और किसमें कहा गया? राव जेतसिरो छंद में कहा गया, जिसकी रचना किसने की थी? बिट्ठू सूजा ने की थी। गलत नहीं होना चाहिए। और मुंशी देवी प्रसाद ने बीकानेर महाराजा राय सिंह को राजपुताने का क्या बोला है? कर्ण बोला है। ठीक है, तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। और भी आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो YouTube पे जाना, सूर्यपाल सिंह सर्ग नाम का जो YouTube है उस पे राजस्थान के प्रमुख कर्ण, जितने भी राजपुताने का कर्ण, कलयुग का कर्ण, ठीक है ना, मुंशी देवी प्रसाद ने किस किस को कहा था, इसमें किसको कहा था, तीनों चारों की एक शानदार क्लास बना रखी, बहुत छोटी क्लास, ठीक है। और इतिहास वाले आप प्ले उसमें जो आप कह सकते हैं ना, प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? एकलिंग महात्म्य को, पद्मावत ग्रंथ को, मुणोत निर्सिरी ख्यात को, या मारवाड़रा प्रगनारी विगत को? मारवाड़ का गजेटियर किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा, ठीक है ना, क्वेश्चन बनता है तो इसका आंसर जाएगा मारवाड़रा प्रगनारी विगत को मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। पहले तो चीज क्लियर कर लो, इन दोनों ग्रंथों का रचनाकार कौन है? तो मुहणोत नेणसी। कौन है? मुहणोत नेणसी मारवाड़रा प्रगनारा विगत का जो है, ठीक है ना, रचयिता मुहणोत नेणसी। पहला क्वेश्चन, ठीक है। और इस मारवाड़रा प्रगनारा विगत में, ठीक है ना, प्रगनारी विगत में मारवाड़ का जितना भी कानून व्यवस्था है उससे उसकी शानदार जानकारी मिलती है, इसलिए इसको कहा गया राजस्थान का गजेटियर, या मारवाड़ का गजेटियर भी आ जावे तो भी उत्तर यही करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन यही जाएगा, रचयिता कौन है? मुणोत नेणसी। एक क्वेश्चन आया था, मुणोत नेणसी किसके दरबारी कवि थे? तो जोधपुर महाराजा। कौन थे? जोधपुर महाराजा, और उनका नाम था जसवंत सिंह प्रथम। कौन थे? जसवंत सिंह प्रथम जो थे जोधपुर के शासक, ये इनके दरबारी विद्वान थे, मुणोत नेणसी। गलत नहीं होना चाहिए। मारवाड़रा प्रगनारी विगत का लेखक कौन था? अभी हमने जस्ट चर्चा की पिछले क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो मैंने आपको पूरी डिटेल ही बता दी एक साथ में। मारवाड़रा प्रगनारी विगत ग्रंथ जिसको हमने अभी पढ़ा था, जस्ट क्या पढ़ा था कि राजस्थान का गजेटियर या मारवाड़ का गजेटियर। मारवाड़ का गजेटियर, राजस्थान का नहीं बोलते वैसे तो 100% मारवाड़ का गजेटियर ही कहा जाता है, राजस्थान के गजेटियर पर नहीं जाना। गजेटियर शब्द आ जाए तो फिर ये ऑप्शन कर लेना, तो वही आंसर है, ठीक है। आंसर जाएगा मुहणोत नेणसी, उत्तर चला जाएगा। जयसिंह सूरी के लेखक कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। जयसिंह सूरी लेखक किस ग्रंथ से रिलेटेड थे? जयसिंह सूरी लेखक थे हमीर हट, हमीर आसो, हमीर मदमर्दन, हमीर महाकाव्य। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। तो जयसिंह सूरी हमीर मदमर्दन के लेखक थे। ओके, ठीक है। हमीर हट किसने लिखी थी? हमीर रासो किसने लिखी थी? हमीर महाकाव्य किसने लिखी थी? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। हमीर महाकाव्य लिखने वाले बंदे का नाम था नयन चंद्र सूरी।
कौन था? नयन चंद्र सूरी। हो गया। हमीर रासो का कौन था? जोधराज। हो गया। और हमीर हट किसने लिखी थी? हमीर हट, ठीक है। हमीर हट का रचयिता था इसका मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करते हैं अपन। हमीर हट जो लिखी थी, ठीक है, कोई शेखर करके है, अभी आपको चीज क्लियर करेंगे, ठीक है ना। हमीर हट मैं आपको साइड में लिख देते हैं। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के रचयिता कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के रचयिता कौन थे? पृथ्वीराज विजय के। पृथ्वीराज विजय, इसको एग्जाम वालों ने गोद ले रखा है, ध्यान से समझना। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ को नयनचंद सूरी, चंद्रवरदाई, जयानक और नरपति नाले। तो राइट आंसर जाएगा पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के रचयिता है जयानक, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विजयपाल रासो के रचयिता कौन थे? विजयपाल रासो के, कोई बताएं। आप कमेंट बॉक्स में डालते रहें अगर आपको क्लियर चीजें पता हो तो, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने दूंगा, विश्वास रखें। विजयपाल रासो के रचयिता कौन हैं? नल सिंह, दलपति सिंह, रत्नु वीरभान, कोई नहीं। तो राइट आंसर जाएगा नल सिंह। विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? नल सिंह, उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिसलदेव रासो पुस्तक के रचयिता कौन है? बिसलदेव रासो, बिसलदेव रासो पुस्तक के रचयिता। चार ऑप्शन है, नरपति नाले, दलपति विजय, सूर्यमल मिश्रण, कोई नहीं। तो ध्यान रखना, बिसलदेव रासो पुस्तक का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नरपति नाले, बिसलदेव रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? नरपति नाले, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज। भैया अच्छे से रट के चले जाना, मैं इसमें आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा बताने वाला हूं, ठीक है, बहुत कुछ, ठीक है। दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज किस इतिहासकार की पुस्तक है? चार ऑप्शन आपके सामने है, डॉक्टर दशरथ शर्मा, बी एन रेव, जी एच ओझा, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा, बी एन रेव, जी एच ओझा, कोई नहीं। तो दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के रचयिता है डॉक्टर दशरथ शर्मा। इनके चार ग्रंथ मैं अभी यहां पर लिख रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट खींच लेना, ठीक है ना। ये चार ग्रंथ एग्जाम वालों ने गोद ले रखे हैं। एक तो आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है कि दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज, एक ग्रंथ तो ये ऑलरेडी है आपके सामने। दूसरे ग्रंथ की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा ग्रंथ इनका भी एग्जाम में पूछा जाता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और उनका युग, और उनका युग, ये एक क्वेश्चन हुआ। एक बुक यहां लिखी हुई है। तीसरी बुक बात करते हैं, राजपूत इसको थोड़ा सा मैं आपको वापस क्लियर करते हैं, स्पेस नहीं है उसके हिसाब से। डॉक्टर दशरथ शर्मा, इस क्वेश्चन का अपने राइट गया था, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज, ठीक है। पुस्तक के रचनाकार कौन है? डॉक्टर दशरथ शर्मा की अपने चार बुक की बात कर रहे थे। पहली बुक तो ये एग्जाम में पूछी गई है, और इसी बुक के लिए डॉक्टर दशरथ शर्मा को डी.लिट की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी थी, डॉक्टरेट ऑफ, ठीक है ना, लिटरेचर। तो डी.लिट की उपाधि दी गई थी कौन से? दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लिए। फिर इनकी एक जो पुस्तक है, ठीक है ना, नंबर दूसरी वाली बुक, पहली ये हो चुकी है, ठीक है। दूसरी पुस्तक अभी मैं लिख ही रहा था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और
उनका युग, ये एग्जाम में पूछी जाती है पुस्तक। तीसरी पुस्तक की बात करते हैं पृथ्वीराज, इसकी डॉक्टर दशरथ शर्मा की, ठीक है, लेक्चर्स ऑन राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है, लेक्चर्स ऑन राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर। ये बुक जो है, 3 बुक इसकी आपको ध्यान रखनी है। दी अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक इसकी रचनाकार कौन है? डॉक्टर दशरथ शर्मा, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और उनका युग, और लेक्चर्स ऑन राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर्स। तो ये 3 किताबें डॉक्टर दशरथ शर्मा की एग्जाम में गोद ले रखी है, ठीक है, एग्जाम में आ जावे तो अपने को करना है, ठीक है। एक चीज और अपन बात करते हैं, ये डॉक्टर दशरथ शर्मा वही बंदा है जिसने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है ब्राह्मणों से। आपने नाम सुना होगा कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग मत आते हैं, तो उसके अंतर्गत अपने को राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी मत किसने दिया था? ब्राह्मण संबंधी मत डॉक्टर दशरथ शर्मा ने दिया था। साथ में D.R. भंडारकर भी और इनका सहयोग करते हैं, तो अपना क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। किस चौहान वंशीय शासक ने हरकेली नाटक लिखा था? बहुत इंपॉर्टेंट है, हरकेली नाटक लिखा था, वो भी संस्कृत भाषा में लिखा था, ठीक है ना। किस चौहान वंशीय शासक ने? वासुदेव चौहान ने, अजय राज ने, अर्णोराज ने और विग्रहराज। ये सट जो शब्द आया ना, इसकी जगह विग्रहराज चतुर्थ होता है। क्या होता है? विग्रहराज चतुर्थ होता है। तो आपको यहां पर विग्रहराज चतुर्थ मानना है। 4 ऑप्शन है, वासुदेव, अजय राज, अर्णोराज और विग्रहराज। तो राइट आंसर जो चला जाएगा वो चला जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने हरकेली नाटक लिखा था। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और विग्रहराज चतुर्थ के लिए 2 प्रश्न और बात कर सकते हैं। इनको विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इनका एक नाम पड़ गया कवि बांधव, और एक नाम विग्रहराज चतुर्थ का और बोलते हैं, वो है विग्रहराज चतुर्थ का, वो बोलते हैं बिशलदेव। कौन सा बोलते हैं? बिशलदेव। क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, दोनों में से अगर आ जावे तो कवि बांधव और बिशलदेव ये इसी के नाम थे, विग्रहराज चतुर्थ के। ये वासुदेव चौहान आपको पता होगा, चौहानों का संस्थापक माना जाता है राजस्थान में। चौहानों का संस्थापक माना जाता है वासुदेव चौहान, सबको पता होगा। अजय राज ये वही हैं जिन्होंने अजय मेरू दुर्ग बनाया था। अजय मेरू दुर्ग बनाया था 1113 ईस्वी में। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अर्णोराज वही हैं जिनके समय में आना सागर झील बनाई गई थी। कौन सी झील बनी थी? आना सागर झील। सारे ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। वेली किशन रुक्मणीरी ग्रंथ की रचना किसने की थी? वेली किशन रुक्मणीरी ग्रंथ की रचना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराजा राय सिंह ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने, दूरसा आड़ा ने या बिट्टू सूजा ने? राइट आंसर इसका पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है। अभी ऊपर एक ग्रंथ आया था, ठीक है ना, और मैंने उस ग्रंथ के बात की थी आपके हमीर हट। कौन सा है? हमीर हट। और मैंने आपको बोला था इसका इतिहासकार नाम आते ही मैं बताऊंगा, बस वो दिमाग वहीं चल रहा था, वो चीज क्लियर हो गई है। तो हमीर हट का जो रचयिता है वो चंद्रशेखर है। कौन है? चंद्रशेखर। ओके, कौन है? चंद्रशेखर जाएगा। बाकी मैंने 3 ग्रंथ आपको इसी क्लास में अभी लिख दिए थे। डन है। काफी समय से दिमाग में चल रहा था, कोई कभी कभार ऐसा अटपटा नाम होता है जो एकदम क्लिक नहीं होता है, तो मैंने एक ही बार में दिमाग चला रहे थे हम लोग, ठीक है, कि एक बार आपका क्लियर हो जाए। तो हमीर हट जो है उसका जो राइटर था चंद्रशेखर था, गलत नहीं होना चाहिए। अब पृथ्वीराज राठौड़ इसका उत्तर जाएगा। ये पृथ्वीराज राठौड़ के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये बीकानेर के हैं। कहां के हैं? बीकानेर के हैं। और अकबर इनसे प्रभावित हुआ था। अकबर ने इनको गागरोन की जागीर दी थी। कौन सी जागीर दी थी? गागरोन की। और गागरोन में ही इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना की थी। एग्जाम में प्रश्न आ जाओ तो गलत नहीं करना है। और बाकी आपको ध्यान होगा, कन्हैयालाल सेठिया की जो पुस्तक है उसमें पृथ्वीराज राठौड़ के लिए पीथल शब्द का प्रयोग हुआ था। अभी पिछला एक क्वेश्चन आया था, पीथल शब्द का प्रयोग हुआ है, गलत नहीं होना चाहिए। डन, ठीक है।
बीकानेर एक दिग्दर्शिका पुस्तक किसके द्वारा तैयार की गई थी? बीकानेर एक दिग्दर्शिका पुस्तक किसके द्वारा तैयार की गई थी? गोद लिया हुआ प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। बीकानेर एक दिग्दर्शिका, दिग्दर्शिका की जगह दिग्दर्शन क्वेश्चन भी अगर आपके पेपर में आ जावे तो आपको गलत नहीं करना है। चंदनमल बेहड़, स्वामी गोपाल दास, केसरी सिंह बारट और देवी बख्श। तो ये राइट आंसर है चंदनमल बेहड़, उत्तर चला जाएगा। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये चंदनमल बेहड़ वही है जो बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी तीसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में लंदन गए थे, तो उसके पीछे से गंगा सिंह जी के द्वारा किए जा रहे अत्याचार और बीकानेर में हो रहे अत्याचारों की पूरा जो चिट्ठा है इस किताब में पुस्तक टेम्पलेट में छाप करके बैठवा दिया था और कुछ प्रतियां लंदन भी पहुंचा दी थी। ओके, तो इसलिए चंदनमल बेहड़ हाईलाइट हो गए थे। तो आपसे पूछे बीकानेर एक दिग्दर्शिका या दर्शन से संबंधित कौन है? चंदनमल बेहड़। जयसिंह चरित्र ग्रंथ की रचनाकार कौन है? जयसिंह चरित्र, तो ध्यान रखना, जयसिंह चरित्र ग्रंथ के बिहारी, कवि बिहारी, राम कवि, मिर्जा राजा जयसिंह और पुंडरीक विठल। राइट आंसर जाएगा राम कवि। मैंने पिछले पेपर में भी चर्चा की थी और राम कवि ने जो ये ग्रंथ लिखा था ये मिर्जा राजा जयसिंह के ऊपर लिखा था, यानी कि जयसिंह ग्रंथ, जयसिंह चरित्र ग्रंथ मिर्जा राजा जयसिंह के ऊपर है और लिखने वाला बंदा कौन है? कवि राम कवि। गलत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन, जीज मोहम्मद शाही, भैया मेरे पेपर में से अभी लेटेस्ट जिनके पेपर होंगे ना, मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको 100%। टेस्ट पेपर में से आप क्वेश्चन जाके मैच करवाना। जीज मोहम्मद शाही और जयसिंह कारिका ग्रंथ के, एक ज्योतिष ग्रंथ है जयसिंह कारिका, ठीक है, ग्रंथ की रचना किसने की थी? मिर्जा राजा जयसिंह ने, पुंडरीक विठल ने, पुंडरीक रत्नाकर ने, सवाई जयसिंह। तो राइट आंसर जाएगा सवाई जयसिंह, उत्तर जाएगा। और ये सवाई जयसिंह सेकंड वाला है, सवाई लग रहा है। ओके, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयसिंह कल्पद्रुम ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जयसिंह कल्पद्रुम ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मिर्जा राजा जयसिंह, पुंडरीक रत्नाकर, मणिराम, सवाई जयसिंह। तो ध्यान रखना, पुंडरीक रत्नाकर इस जयसिंह कल्पद्रुम ग्रंथ का रचनाकार है और ये जयसिंह कल्पद्रुम ग्रंथ जो है ये सवाई जयसिंह सेकंड से रिलेटेड है। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान का प्राच्य शिक्षा संस्थान कहां पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राजस्थान का प्राच्य शिक्षा संस्थान कहां पर है? और ये आज के टेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। राजस्थान का प्राच्य शिक्षा संस्थान, प्राच्य शिक्षा संस्थान, राजस्थान का प्राच्य शिक्षा संस्थान। अगर आपसे पूछे प्राच्य शिक्षा संस्थान जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर, तो आपका राइट आंसर क्या चला जाएगा? राइट आंसर जाएगा जोधपुर। ओके, आशा करता हूं आज की भाषा साहित्य का पेपर आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। आपको यदि कोई डाउट लगे, भाषा साहित्य में कोई क्वेश्चन और रह गया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो मैंने 44 क्वेश्चन का एक शॉर्ट एंड स्वीट पेपर बनाया, अच्छे से समझाने का प्रयास किया, लेकिन बहुत जल्दी भाषा साहित्य से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चंस का मैं लेवल बढ़ाने वाला हूं। पहले एक बार सिंपल सिंपल इजी क्वेश्चन हो जाए, फिर आपको और मजा आएगा। आशा करता हूं ये पेपर आपको समझ में आया होगा और ये इसी में से मैं आपको पेपर में से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको मिलेगा, मैं बताऊंगा। देखो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया, जो भी लेटेस्ट पेपर होगा उस पेपर को मैं सोल्व कराऊंगा और उसको बेकायदा मेरे जो पुराना जो मैंने आपको पेपर जैसे ये पढ़ा रहा हूं इसमें से क्वेश्चन बताऊंगा, ये पेपर इसमें से आया। ओके, आज के पेपर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय शंकर। और अगर समझ में आया हो तो सपोर्ट करें, आपके सभी ग्रुप्स में शेयर करें, ठीक है। और पहली बार देख रहे हो, अच्छा लगा हो, पढ़ने में आनंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, नहीं आया हो तो नहीं करें। अगले पेपर में आनंद आए तो भी बताना, नहीं आए तो भी बताना, अपन सुधार कर सकते हैं। ओके, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद बहुत बहुत सभी का।